जय हिंद, जय भारत। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका मित्र अंकित बंसल आपके अपने YouTube चैनल MLT क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं और साथ ही उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और ढेर सारी पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। और आप में से बहुत से ऐसे भी साथी होंगे जो गिली बिली पर कुछ ना कुछ करा खुरापात कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बड़ा भाई, आपका मित्र होने के नाते एक एडवाइस मैं आपको देना चाहता हूं कि इस तरीके से अपने किसी भी प्राइवेट फोटो तक या कहीं भी हर जगह का एक्सेस किसी भी एक एप्लीकेशन को देना उचित नहीं है। आप भीड़ के साथ इस तरीके से बह जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इसके दुष्परिणाम भविष्य में आपको भुगतने हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप हर चीज का एक्सेस एक एआई को बिल्कुल ना दें, ये आपके लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। पॉसिबिलिटी कह रहा हूं, होगा ही, ये नहीं कह रहा। तो सचेत रहें थोड़ा सा और उस सचेतता के साथ काम करें। ठीक है साथियों, तो मेरे प्यारे साथियों, आप जानते हैं कि मैं आपको इंडियन पॉलिटी की क्लास दे रहा था और हमारा जो प्रयास है वो प्रयास ये है कि आपको ये फ्री की क्लास इस तरीके से प्रोवाइड कराई जाए कि ये कहीं से भी फ्री की जैसी ना हो, यानी कि कुछ छोड़ा ना जाए, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी ना किया जाए। और MLT क्लासेस और मैं अंकित बंसल इसी प्रयास को करने में प्रयासरत है। आप जानते हैं कि पिछले 3 क्लास में हमने केवल और केवल संविधान सभा के टॉपिक को डिस्कस किया और उस संविधान सभा के टॉपिक में मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ भी तथ्य को आपसे छुपाया हो या आप तक पहुंचाने से हम चूके हों। तो एग्जाम ओरिएंटेड जितनी भी चीजें थी वो आपको बता दी गई हैं। उसी क्रम में मैं आज आपके साथ बात करूंगा प्रस्तावना की, प्रियम्बल की। मैं बात करूंगा क्या वाकई में संविधान में प्रस्तावना शब्द का उल्लेख है या इसको उद्देश्य का कहा जाता है। उद्देश्य का कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है, प्रस्तावना क्यों हम इसको बोलने लगे हैं, क्यों संविधान में इसको, कब इसको संविधान का हिस्सा माना गया। आखिर हमने जाना कि हम भारत के लोग, क्या वाकई में संविधान हम भारत के लोगों द्वारा उसका मतलब क्या है उससे ही चलता है। हम बताएंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के मायने क्या हैं। मैं बताऊंगा कि 1976 में जब पंथ निरपेक्ष शब्द को संविधान का हिस्सा बनाया गया, क्या उससे पहले भारत का संविधान पंथ निरपेक्ष नहीं था क्या, या था तो ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि उस शब्द को वहां पर उल्लेखित करना पड़ा। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को, कुछ महत्वपूर्ण बारीकियों को जानना अति आवश्यक है। एक प्रश्न आपके मन में आता होगा कि कुछ बड़े आसान तरीके से भारत को एक विशेष धर्म का राष्ट्र घोषित किया जा सके, ऐसा पॉसिबल है या नहीं। तो इन सब चीजों के बारे में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं, संवैधानिक रूप से करने वाला हूं। राजनीतिक उद्देश्य मेरे बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक छोटा सा अध्यापक हूं जिसको कभी भी चुनाव लड़ने का उद्देश्य है ही नहीं। ठीक है, तो मैं वही तथ्य की बात करूंगा जो संविधान में उल्लेखित है, जो विभिन्न संविधान निर्माताओं ने या संविधान के ज्ञाताओं ने उनको व्याख्या किया है, एक्सप्लेन किया है। तो उन्हीं तथ्यों पर मैं आपके साथ बात करूंगा। तो प्रस्तावना स्टार्ट करने से पहले भारत के संविधान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा आपके साथ करूंगा और उसके बाद प्रस्तावना पर मैं आपको लेकर चलूंगा। और एक उम्मीद, एक निवेदन है आपसे कि आप मेरे साथ क्लास में अंत तक जरूर बने रहेंगे और अपना प्यार मुझे देते रहेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, भारत का संविधान और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात मैं आपके साथ करने वाला हूं। जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। पहला तथ्य है कि संविधान के लेखक कौन थे। तो आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर, कुछ लोग कुछ कह रहे होंगे, कुछ लोग कुछ कह रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सही कह रहे होंगे। हु इज राइटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान को लिखा किसने, लेखक कौन था। तो मेरे प्यारे साथियों, लेखक मतलब जो लिखता है। जैसे मैंने कंटेंट दिया और एक टाइपराइटर को उपलब्ध कराया कि भाई ये वाला कंटेंट आप इसको टाइप करके दे दीजिएगा, तो वो लेखक है, लेकिन रचयिता नहीं है, निर्माण नहीं किया है उसने तो कुछ उसको मिल गया, उसने उसको उतार दिया। मेरी बात समझ रहे हैं। जैसे महाभारत के लेखक गणेश जी थे, लेकिन रचयिता वेद व्यास जी थे। मेरी बात समझ में आ रही है। रचयिता कौन थे,
आप समझे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो वही वाली बात है कि लेखक कौन, इसके लेखक थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। यानी कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसको लिखा था, तैयार हुए संविधान को लिखा व्यवस्थित तरीके से, यानी कि उसको टाइप किया था। और पहले टाइपिंग मशीन तो चलती नहीं थी, तो इसको लिखा था हाथों से। और इटैलिक फॉर्मेट में, तीन तरह के फॉर्मेट होते हैं आप जानते हैं, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। बोल्ड मतलब गहरा, इटैलिक मतलब तिरछा, और अंडरलाइन नीचे आपने लाइन किया है। तो बोल्ड सॉरी इटैलिक फॉर्मेट में प्रेम भाई नारायण रायजादा ने साहब ने इसको अपने हाथों से लिखा था। और इसको जो लिखा गया था वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी भाषा में। शुरुआत में इसकी भाषा कौन सी थी? इंग्लिश में, अंग्रेजी भाषा में। अब संविधान की 22 भाषा में उसका ट्रांसलेशन कर दिया गया, लेकिन लिखा इसको कौन सी भाषा में था? अंग्रेजी। अब बात आती है, दूसरा तथ्य मैं लिख रहा हूं कि इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? हिंदी अनुवाद, इसके हिंदी के ट्रांसलेटर भी थे, इसके हिंदी के ट्रांसलेटर भी थे। तो मेरे प्यारे साथियों, इसके हिंदी अनुवाद को डॉक्टर रघुवीरा ने क्या किया? प्रारंभ किया। लेकिन प्रारंभ करके इसको ये आगे लेकर नहीं जा पाए, तो इनके नाम के साथ कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें जुड़ी नहीं है। कभी आपका दिन खराब हो और एग्जामिनर का मूड खराब हो, तो हो सकता है कि वो इस बात को, इस नाम को आपके लिए लिख दे, क्योंकि आजकल एग्जामिनर कुछ अलग ही ट्रेंड में जा चुके हैं। वो पूछते हैं कि फलाना गाना किसने गाया, फलाना डायरेक्टर मूवी का कौन सा था। तो पता नहीं कब एग्जामिनर ने कौन सा नशा कर लिया हो, या बीबी से लड़के आया हो और उसने एग्जाम पेपर तैयार कर दिया हो, तब आपसे ये प्रश्न पूछ ले। तो ये तो कहीं तक ऑथेंटिक भी है, पूछा जा सकता है, वो तो कुछ भी पूछ लेता है, ये तब के लिए है। सही मायने में हिंदी अनुवाद का जो श्रेय जाता है वो जाता है भैया बसंत कृष्ण वैद्य को। किसको जाता है भैया? वसंत कृष्ण वैद्य को जाता है। हिंदी ट्रांसलेटर कौन है? वसंत कृष्ण वैद्य हैं, संविधान के हिंदी ट्रांसलेटर। याद रखेंगे आप इस बात को, ठीक है। डॉक्टर रघुवीरा का नाम तो हमने इसको लिखा क्योंकि इन्होंने इसको प्रारंभ किया था, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगली बात, अगले तथ्य की तरफ चलता हूं संविधान से जुड़े। जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, ठीक है, तो मैं दो समय की बात करूंगा, यानी कि संविधान में भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियां और सूची। डिटेल एनालिसिस बाद में करूंगा, बस मैं दो समय की बात कर रहा हूं। एक बात कर रहा हूं 26 नवंबर 1949 की, और एक बात कर रहा हूं वर्तमान की, ठीक है भैया। यानी कि कुछ तथ्य हैं जिनको एग्जाम पूछ लेते हैं, पीटी वाइज, या पीटी वाइज नहीं कहूं तो फैक्ट वाइज। तो जब संविधान बनकर तैयार हुआ तब भागों की संख्या कितनी थी भैया? 22 ही थी। और आज भी भागों की संख्या कितनी है? 22 है। लेकिन एक और प्रश्न बनता है, कुल भाग। तो कुल भागों की संख्या है यहां पर 25। एक्सप्लेन करूंगा क्यों, कैसे, इसको और लंबे तरीके से। अभी जनरल आप समझ लीजिए। अनुच्छेद, अनुच्छेदों की संख्या जब संविधान बनकर तैयार हुआ तब कितने थे? 395। आज भी 395 ही है, लेकिन कुल अनुच्छेदों की संख्या है 465। कुल अनुच्छेद कितने हैं बेटा? 465। अनुसूचित जब बनकर तैयार हुआ तब 8 थी, आज 12 हैं। और कुल भी कितनी है? 12 हैं। सूची हमेशा से 3 ही थी, ठीक है। सूचियों की संख्या कितनी थी? 3 थी। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये पूछ लेता है आपसे कुल अनुच्छेद, वर्तमान अनुच्छेद। तो इस तरीके के प्रश्न और आपसे पूछे जाते हैं। इस पर एक डिटेल क्लास होगी कि अनुच्छेद को अनुच्छेद क्यों कहते हैं, सूची को सूची। ये बात भी मैं आपके साथ करूंगा। अभी के लिए मैं आपके साथ बात करूंगा आगे की, और आगे की बात है प्रस्तावना, ठीक है। ये कुछ तथ्य थे जो बताना जरूरी था। प्रस्तावना, प्रस्तावना जिसे हम इंग्लिश में प्रिएम्बल कहते हैं। प्रिएम्बल, जिसको हम उद्देश्य का भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? उद्देश्य का।
तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं जो इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं वो बात दोस्तों ये है कि संविधान में कहीं भी प्रस्तावना शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि संविधान में प्रस्तावना शब्द का उल्लेख नहीं है। संविधान में केवल और केवल इसको उद्देश्य कहा गया। क्या है, इसको लिख देता हूं, संविधान में प्रस्तावना शब्द का उल्लेख नहीं, इसे संविधान ने उद्देश्य का कहा है, उद्देश्य का कहा। ये पहली और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको जानना जरूरी है। अब बात आती है कि क्या है प्रस्तावना। ठीक है दोस्तों, प्रस्तावना क्या है हम पहले इसको जानेंगे, क्योंकि हर एक टॉपिक को हम क्या क्यों कैसे पर जानेंगे, इसकी तराजू पर इसकी कसौटी पर जरूर तोलेंगे, तभी उस टॉपिक को समझना हमारे लिए आसान होगा। तो सबसे पहली बात मैं करूंगा कि प्रस्तावना क्या है। तो पहली बात है, क्या है प्रस्तावना, क्या है उद्देश्य का। तो पहली बात, इसके लिए विश्व के अधिकतर संविधानों में, या यूं कहूं विश्व के अधिकतर लिखित संविधानों में प्रस्तावना का उल्लेख है, प्रस्तावना है। तो सबसे पहली बात क्या है, विश्व के अधिकतर संविधानों में, अधिकतर लिखित संविधान में, लिखित संविधान में, संविधानों में प्रस्तावना का उल्लेख किया गया। प्रस्तावना का क्या किया गया, उल्लेख किया गया। जैसे एग्जाम्पल अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, एग्जाम्पल के तौर पे लूं तो मैं, क्या है, जैसे अमेरिका का संविधान, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो भारत का संविधान, या यूं कहूं कि भारत का संविधान इकलौता ऐसा संविधान नहीं है जहां प्रस्तावना का उल्लेख किया गया हो। तो विश्व के बहुत से संविधान ऐसे हैं, लिखित संविधान ऐसे हैं जहां पहले से ही प्रस्तावना का उल्लेख किया जा चुका है। अब बात आती है, ये तो बात आई कि भाई कहीं और भी प्रस्तावना का उल्लेख हुआ है। दूसरी बात आती है कि प्रस्तावना क्या है। तो भैया प्रस्तावना एक इंट्रोडक्शन है, प्रस्तावना एक आमुख है, प्रस्तावना एक भूमिका है। प्रस्तावना है कि यह संविधान कैसा होगा। प्रस्तावना बताती है कि संविधान के अंदर क्या तत्व हैं, क्या एलिमेंट हैं। हम जैसे आप इसको ऐसे समझें कि आपने एक बुक खरीदी, आपने एक बुक खरीदी और बुक का कवर पेज देखकर आप यह अंदाजा लगाते हैं कि अंदर इसमें क्या दिया गया होगा। जैसे आपके सामने एक मूवी आई और मूवी का पहले टीजर रिलीज किया जाता है या ट्रेलर रिलीज किया जाता है। वो ट्रेलर उस मूवी का इंट्रोडक्शन होता है, आमुख होता है, वो भूमिका तय करता है कि इस मूवी को किस ग्राफ पर लेकर जाएंगे, इसकी कहानी का प्लॉटिंग कैसी होगी। वही है प्रस्तावना। प्रस्तावना बताती है कि भारत का संविधान होगा कैसे। प्रस्तावना बताती है कि हम किस तत्वों को, हमारा व्यवहार, हमारे सिद्धांत, हमारे अंदर के हमारी आदतें हैं क्या, हम क्या कहना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। तो प्रस्तावना संविधान का कवर पेज है, प्रस्तावना संविधान की भूमिका है, प्रस्तावना संविधान का इंट्रोडक्शन है, प्रस्तावना संविधान का आमुख है, प्रस्तावना संविधान का ट्रेलर है, टीजर है। मेरी बात समझ में आ रही है? जो ये बताता है, जो ये दर्शाता है कि संविधान कैसा होगा। मेरी बात समझ में आई? तो प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना संविधान की भूमिका, आमुख, आमुख मतलब इंट्रोडक्शन है, भूमिका है, आमुख है। ये शब्द मैं आपके पास पॉलिटी के दे रहा हूं, हिंदी की डिक्शनरी को बढ़ाने के लिए दे रहा हूं कि
ये भूमिका तो हम जनरली यूज करते हैं, इंट्रोडक्शन इंग्लिश वाले यूज कर ही लेंगे। आमुख हिंदी वालों के लिए एक नया शब्द होगा, जिससे जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपके आंसर में थोड़ा सा वजन होगा, तो ऐसे शब्दों का आप जवाब प्रयोग कर पाएंगे। तो आमुख मतलब इंट्रोडक्शन है। क्या है? इंट्रोडक्शन है। लिख देता हूं। तो प्रस्तावना है क्या? प्रस्तावना संविधान को बताती है कि संविधान कैसा होगा। ठीक है, मैं एक और बात करता हूं। न्यायमूर्ति श्री सुब्बा राव जी के शब्दों में प्रस्तावना क्या है? न्यायमूर्ति श्री सुब्बा राव जी के शब्दों में उद्देश्य का किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। श्री सुब्बा राव के शब्दों में वो शब्द क्या है? वो कहते हैं कि उद्देश्य का किसी अधिनियम के उद्देश्यों अधिनियम के मुख्य उद्देश्य का किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शों तथा आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। मुख्य आदर्शों तथा आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। संविधान क्या है? एक अधिनियम है, और उसकी आदर्श क्या होंगे, संविधान की आकांक्षाएं क्या हैं, वो क्या चाहता है, उसका उल्लेख कौन कर रहा है? प्रस्तावना कर रही है। आप देख रहे हैं कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, तो भारत कैसा होगा? समाजवाद होगा। भारत कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। भारत कोई डोमिनियन स्टेट नहीं है। भारत हर एक मामले में पूरी तरीके से स्वतंत्र है। भारत कैसा है? भारत पंथ निरपेक्ष है। हम बात करते हैं उसमें न्याय की, हम बात करते हैं उसमें समानता की। तो ऐसी चीजों के बारे में प्रस्तावना में उल्लेख किया गया, और वही है हमारा संविधान का दर्शन कि संविधान है कैसा, हमने क्या सोचकर उसको बनाया है, उसके उद्देश्य क्या होंगे। मेरी बात समझ रहे होंगे आप लोग। तो प्रस्तावना एक ऐसी भूमिका, प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना क्या है दोस्तों? प्रस्तावना एक ऐसी भूमिका है, प्रस्तावना एक ऐसी भूमिका है जिसमें क्या वर्णन किया गया? संविधान के उद्देश्य, आदर्श और लक्ष्य। जिसमें संविधान के उद्देश्यों, आदर्शों तथा लक्ष्यों का वर्णन किया गया है। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना है, प्रस्तावना जो संविधान के शासन के स्वरूप का वर्णन करती है। किसका वर्णन करती है? कि शासन कैसा होगा। आप जानते हैं लोकतंत्रात्मक गणराज्य, शासन के स्वरूप का वर्णन करती है। हम लोग जानते हैं कि शासन का स्वरूप कैसा है। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना बताती है संविधान के लागू होने की तिथि। प्रस्तावना क्या है? यह बताती है कि संविधान कब से लागू होगा। संविधान के लागू होने की तिथि। तो प्रस्तावना आपके संविधान के आदर्श, उद्देश्य, लक्ष्यों का वर्णन, शासन के स्वरूप का वर्णन, और साथ ही प्रस्तावना में यह भी तय बताया गया कि यह संविधान कब से लागू हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना है संविधान का एक परिचयात्मक कथन जो संविधान का परिचय करता है। तो प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना क्या है बेटा? प्रस्तावना संविधान का परिचयात्मक
कथन है जो संविधान का परिचय देता है। प्रस्तावना क्या है? संविधान के दर्शन और उद्देश्यों का वर्णन। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना है संविधान के दर्शन व उद्देश्यों का वर्णन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ आया होगा। अब आप लिख सकते हैं इसके लिए लगभग 100 शब्द की प्रस्तावना क्या है। आप इसके लिए 100 शब्द लिख सकते हैं। अब आपको ये बहुत सारी चीजें, और जो लोग एसएससी बैंक, एसएससी जैसे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, अन्य एग्जामों की, तो उनके दिमाग में ये पिक्चर क्रिएट की हुई कि हमको प्रस्तावना पढ़ के आ रहा है, प्रस्तावना कहना क्या चाह रही है, प्रस्तावना महत्वपूर्ण क्यों है। अगर हम यहां से ये जान लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि भारत कैसा होने वाला है, भारत की भूमिका क्या है, कैसा होगा ये स्वतंत्र भारत, इसका रूप क्या होगा। तो बात समझ में आई होगी यहां तक की। ठीक है, यूपीएससी वालों के लिए तो बहुत कुछ मैं दे चुका हूं। यहां पर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, अगली बात मैं आपके साथ कर रहा हूं कि इसको उद्देश्य का क्यों कहा गया। अगली बात है कि प्रस्तावना को संविधान में इसे उद्देश्य का क्यों कहा गया। अगली बात क्या है? संविधान में इसे उद्देश्य का क्यों कहा गया। संविधान में इसको उद्देश्य का क्यों कहा गया है। यह प्रश्न पैदा होता है कि इसको उद्देश्य का क्यों कहा गया है। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है हर एक एग्जाम के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे दोस्तों, संविधान में इसको उद्देश्य का कहने के कुछ वाजिब कारण। जैसे पहला कारण है, आप और मैं, हम सभी जानते हैं और प्रीवियस क्लास में ये बताया कि जब संविधान बन रहा था, जब संविधान सभा की बैठकें चालू हुई, तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जहां से संविधान के निर्माण की कहानी आगे बढ़ी। तो 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के उद्देश्यों के, यूं कहूं संविधान निर्माण के उद्देश्यों के निर्धारण के लिए, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान निर्माण के उद्देश्यों के निर्धारण हेतु एक प्रस्ताव पेश किया, निर्धारण हेतु एक प्रस्ताव पेश किया, जिसको क्या कहा गया, जिसको कहा गया उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको क्या कहा गया, उद्देश्य प्रस्ताव। एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसको कहा गया उद्देश्य प्रस्ताव, जो संविधान के निर्माण के उद्देश्य, इसमें क्या था, इसमें था संविधान के निर्माण के उद्देश्यों का वर्णन। इस वर्णन के साथ एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि संविधान का निर्माण किस तरीके से होना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या है, और उसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। इसमें तथ्य डाले गए कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए। इसमें एलिमेंट थे, बड़े महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से देखने की बात है, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता, गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, कि व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन जी सके, एकता और अखंडता, तो
ऐसे उद्देश्यों का इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या किया गया था, वर्णन किया गया था। तो पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पटल पर संविधान सभा के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य था कि संविधान निर्माण किन आधारों पर, किन संविधान का दर्शन क्या होगा, निर्माण का दर्शन क्या होगा, इसके उद्देश्य के मूल तत्व क्या होंगे। उन तत्व में थे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता, गरिमा, एकता, अखंडता। इन सब चीजों के बारे में सोचते हुए आप संविधान का निर्माण करें। ऐसे उद्देश्यों के साथ एक प्रस्ताव लाया गया जिसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। और यह बात संविधान सभा को बेहद ही पसंद आई और इस बात को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। क्या किया संविधान सभा ने? संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। अब आप एक चीज देख रहे हैं कि इसमें भी वही तत्व हैं जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में है, प्रेम्बल में है, जो उद्देशिका में है। ये वही तो थी, ये वही तो थी। इसीलिए उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध प्रस्तावना से, अर्थात प्रस्तावना के सभी कार्यों का उल्लेख उद्देश्य प्रस्ताव में किया गया था। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं, मैं अगली बात क्या कहना चाह रहा हूं कि उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध दोनों तरफ एक उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध प्रस्तावना से, किससे है? प्रस्तावना से है। अर्थात प्रस्तावना के सभी कार्यों का उल्लेख उद्देश्य प्रस्ताव में है। अर्थात प्रस्तावना के सभी कार्यों का उल्लेख प्रस्तावना के सभी कार्यों का उल्लेख उद्देश्य प्रस्ताव में। हम लोग जानते हैं कि जितने भी कार्य थे, इसीलिए भारत के संविधान में प्रस्तावना के स्थान पर उद्देश्य का शब्द का प्रयोग किया गया है। इसीलिए भारत के संविधान में, इसलिए भारत के संविधान में प्रस्तावना के स्थान पर, प्रस्तावना के स्थान पर उद्देश्य का शब्द का उल्लेख। तो बात आपको मेरी समझ में आई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा था कि भारत ने जो प्रस्तावना लिया ना, या यूं कहूं भारत के संविधान में जो प्रस्तावना थी, तो ऐसा नहीं कि भारत के संविधान में थी, विश्व के अन्य संविधान भी ऐसे थे जहां प्रस्तावना का उल्लेख किया जा चुका था। जैसे कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि किस प्रकार अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी के संविधानों में, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में प्रस्तावना शब्द का उल्लेख या प्रस्तावना का उल्लेख किया जा चुका था। मैंने आपको बताया कि प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना एक इंट्रोडक्शन है, प्रस्तावना एक दर्शन है, संविधान का दर्शन है। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना बताती है शासन का स्वरूप, संविधान के मूल्य, आदर्श, लक्ष्य, संविधान के लागू होने की तिथि। तो प्रस्तावना संविधान की आकांक्षाओं का वर्णन करती है। और इसको उद्देश्य का क्यों कहने लगे? क्योंकि पंडित नेहरू ने संविधान के निर्माण के उद्देश्यों को एक उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया था, जिसमें बताया कि संविधान का निर्माण स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता, गरिमा, एकता और अखंडता जैसे तत्वों के साथ किया जाना चाहिए। आपके मन में विचार होना चाहिए कि संविधान ऐसा होगा। और इस उद्देश्य प्रस्ताव और प्रस्तावना को जब देखा गया तो दोनों एक से ही थे। इसीलिए भारत में प्रस्तावना को प्रस्तावना ना कहकर उद्देश्य का कहा जाने लगा। मेरी बात समझ में आई आपके? मेरी बात आपके समझ में आई होगी।
आगे की बात करते हैं। आगे की बात करते हैं कि प्रस्तावना का जो विचार था, प्रस्तावना की जो संकल्पना थी, प्रस्तावना की जो आइडियोलॉजी थी, वो कहां से ली गई। तो अगली बात, प्रस्तावना की संकल्पना, प्रस्तावना का विचार। प्रस्तावना की संकल्पना या प्रस्तावना का विचार, की संकल्पना या यूं कहूं विचार। तो प्रस्तावना की संकल्पना, प्रस्तावना का विचार आया अमेरिकी संविधान से। कहां से आया? अमेरिका संविधान से, अमेरिका के संविधान। तो भारत में जो प्रस्तावना लिया गया है, भारत में जो प्रस्तावना का विचार है, प्रस्तावना कहां से ली गई? अमेरिका के संविधान से। वही प्रस्तावना की, वही प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की शिल्प, प्रस्तावना का गठन, प्रस्तावना की शैली, प्रस्तावना की भाषा, शिल्प, गठन, शैली, ये कहां से लिया गया? ये लिया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कि प्रस्तावना लिखी कैसे जाएगी, इसका गठन कैसे करेंगे, इसकी भाषा शैली कैसे होगी, तो वो कहां से लिया हमने? ऑस्ट्रेलिया के संविधान। कहां से लिया भैया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान। मेरी बात समझ में आ रही है? ये कहां से लिया? वही प्रस्तावना में, वही प्रस्तावना में कुछ एक तत्व ऐसे थे जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता जैसे शब्द हमने कहां से लिए? फ्रांस के संविधान से। तो आप देख रहे हैं कि प्रस्तावना बातों से तैयार नहीं की गई, प्रस्तावना पर विचार किया गया। नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव जो था उसको देखा गया, उन चीजों पर जाना गया, तो हमने प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया। वहीं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसका गठन, इसकी शैली, इसकी भाषा को लिया गया। वहीं जो इसके तत्व थे वो हमने फ्रांस के संविधान से उठाए। तो भारत का संविधान बातों से तैयार नहीं हुआ। भारत ने क्या किया, मैं आपको एक बात बताता हूँ। भारत ने संविधान तैयार किया ना, तो लोग कहते हैं कि ये उधार का थैला था, लोगों से उधार ले लिया। नहीं नहीं नहीं, भारत ने इतिहास को सही मायने में समझा था तब। भारत ने जाना कि इतिहास क्यों जरूरी है, हमको इतिहास से कैसे सीखना चाहिए। तो भारत ने विश्व के कई सारे संविधानों का अध्ययन किया। उन संविधान निर्माण करने वाले लोगों ने कई सारे संविधानों का अध्ययन किया, विश्व के कई देशों की गलतियों को ना दोहराने का प्रयास किया, उनसे सीखा कि यार इस देश में ये गलती थी, ये समस्या थी, अगर ये ऐसी ना होती, इसमें इसको ऐड कर लिया जाता तो ये देश और बेहतर होता। जैसे हम लोग कभी कभी ये करते हैं ना कि वर्ल्ड कप हुआ और वर्ल्ड कप होने के बाद एक टीम बनाई जाती है जिसमें विश्व के सभी देशों से हम कुछ एक खिलाड़ी लेते हैं, ओपनर कहीं का, कीपर कहीं का, बॉलर कहीं का, तो एक परफेक्ट प्लेइंग 11 तैयार की जाती है। तो वही काम किया भारत के संविधान निर्माण करने वाले लोगों ने, संविधान सभा ने। इनका उद्देश्य क्या था कि जो विश्व ने गलतियां की, जो विश्व के अन्य देशों ने गलतियां की, उन गलतियों को हम ना दोहराएं। कुछ ऐसा ना हो जाए कि हम भी वही करें जो पहले लोग कर चुके हैं। यानी कि उनकी गलतियों से हमने सीखा और कुछ बेहतर करने का प्रयास किया। तो भारत का जो संविधान था वो विश्व के संविधानों से सीखने के बाद बनाया गया संविधान है, ना कि उनसे कुछ उधार लेकर। ये आपको यहां दिख रहा होगा। अगर उधार ही होता तो केवल अमेरिका से ले लेते ना, फिर हम भाषा शैली के लिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ क्यों जाते, फिर हम कुछ जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुता जैसे तत्वों के लिए फ्रांस की तरफ क्यों मुड़ते। तो हमने उन गलतियों को पहले से ही सुधार लिया था। जो गलतियां विश्व ने की थी, जो कमियां थी, हमने देखा, पढ़ा, समझा और खुद उन गलतियों को नहीं किया। ये ठीक उस प्रकार है कि जब हमारे माँ बाप कहते हैं कि ऊंचाई से कूदोगे तो हाथ पैर टूट जाएंगे, तो हम कूद कर नहीं देखते। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जानते नहीं, हम सीखे हैं उसको भी। ये भी हमारी ही योग्यता पर निर्भर करता है। और जो कूद कर देखता है वो मूर्ख होता है, वो अपने हाथ पैर तोड़वा लेता है। तो ये हमारी योग्यता ही थी। ठीक है जी।
उम्मीद करता हूँ ये आपको बात समझ में आई होगी। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर कंक्लूड करूंगा और अगली क्लास में प्रस्तावना के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों को जानेंगे। आपने जाना होगा कि इतनी लंबी क्लास होने के बाद प्रस्तावना के कुछ तथ्य भी दिए और जो कुछ अनसुने पहलू थे कि प्रस्तावना को ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, वो भी आपको देने का प्रयास किया है। तो ऐसी ही क्लासेस के लिए मेरे साथ बने रहिए MLD क्लासेस पर। और हाँ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट के माध्यम से अपना प्यार मुझ तक पहुंचाते रहिए। प्रस्तावना की क्लास बहुत लंबी होने वाली है, बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो उम्मीद करता हूं कि आप मुझे प्यार देते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू। जय हिंद।